हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन अकेडमी। देखिए, आपको ऑलरेडी पता है कि हम स्पेसिमेन पेपर 2024 का जो है वो डिस्कस कर रहे हैं एंड आज के लेक्चर के अंदर हम उसके बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर लेंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अब हमने क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो डिस्कस करना है यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कहता है कि सुमित एंड सचिन वेंट फॉर अ ट्रैक and during the journey they visited a cottage. They suspended their bags to the two ropes hanging from point P and Q. तो एक बैग ये रहा P पॉइंट पे और एक Q पॉइंट पे उसने बैग को लटका दिया। On a wheel capable of rotating about point O. तो ये जो पॉइंट O है इसके विद रिस्पेक्ट टू ये जो व्हील है ये आपका रोटेट कर सकता है। तो सुमित सस्पेंडेड हिज बैग टू द रोप क्यू। तो मतलब ये वाला जो बैग है ये आपका सुमित का बैग है ये आपका, एंड ऑफ कोर्स फिर ये वाला बैग जो है वो सचिन का हो जाएगा। फिर वो ये कह रहा है कि द व्हील रिमेन्ड इन इक्विलिब्रियम। तो व्हील अगर इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब है कि सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के बराबर हो चुका है, जिसकी वजह से आपका नेट टॉर्क 0 है और जो व्हील है वो रोटेट नहीं कर रहा। इसी वजह से हम उसको इक्विलिब्रियम में मानेंगे। पहली बात तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। तो वो कहता है कि स्टेट विद ए रीजन हु इज कैरिंग अ हैवी बैग। देखिए, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले ना आपको ये समझना होगा कि ये जो लाइन है जिसके अलोंग आपका वेट बैग का एक्ट कर रहा है इसको लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहते हैं। और जब कभी भी हम टॉर्क को कैलकुलेट करते हैं तो वो होता है फोर्स जो एक्ट कर रही है एंड जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द लाइन ऑफ फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये है आपका पिवटेड पॉइंट, ये है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इन दोनों के बीच का ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये वाला जो डिस्टेंस है ये हमें कंसिडर करना होता है। आप Q से P तक का डिस्टेंस नहीं लोगे, यू हैव टू फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन, या पिवटेड पॉइंट भी आप कह सकते हो। तो अब आप ये जो आप यहां पे देख रहे हो ये सुमित का बैग है। तो एक काम करते हैं, इसका जो वेट है वेट ऑफ सुमित मैं यहां लिख देता हूं, और ये जो है सचिन का है तो इस बैग का नाम W सचिन मैं लिख देता हूं। इस वेट के हिसाब से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमारा PO है आपका, ठीक है। मतलब ये कि वेट ऑफ बैग ऑफ सुमित, ठीक है, ऑफ सुमित इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो मैं यहाँ पे RO लूंगा। ये है मेरा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, बिकॉज इस बैग की टेंडेंसी है कि वो व्हील को एंटी क्लॉकवाइज मूव करवाए, विच शुड बी इक्वल टू द क्लॉकवाइज मूवमेंट बिकॉज ऑफ द सचिन्स बैग। तो यहां पे आएगा W सचिन, यहां पे आएगा W सचिन इनटू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहां से, दैट इज PO। अब मेरी बात प्लीज समझने की कोशिश करना, आई होप आपको ये क्लियर होगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। तो वेट ऑफ बैग ऑफ सुमित डिवाइड बाय वेट ऑफ बैग ऑफ सचिन, अगर मैं थोड़ा सा रीअरेंज करूं तो यहां आ जाएगा PO बाय RO। आप यहां पे साफ साफ देख सकते हो जो P है वो व्हील के एक एंड पे है और R जो है वो इन बिटवीन कहीं पे भी एक पॉइंट है R आपका। तो इसकी वजह से आप कह सकते हो कि सिंस आपका PO जो है वो RO से बड़ा है, ठीक है। PO मतलब ये जो डिस्टेंस है ये RO के डिस्टेंस से बड़ा है, इसी वजह से जो वेट ऑफ द बैग ऑफ सुमित है, सुमित जो है वो ज्यादा है वेट ऑफ द बैग ऑफ सचिन से। पिक्चर में ना ये बैग आपको बड़ा नजर आएगा और पिक्चर को देखकर आप एकदम से बोल दोगे कि जो वेट है सचिन के बैग का वो ज्यादा होगा, बट ऐसा नहीं है। कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलेंगे। कॉन्सेप्ट आपके सामने है, पहले आपने इक्वेशन लिखी और इक्वेशन के बाद आपके पास एक एक्सप्रेशन बना,
उसको देखकर आप कह सकते हो कि पीओ जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू आरओ। इसलिए अगर न्यूमरेटर बड़ा है तो इक्वालिटी के सामने वाले का न्यूमरेटर भी बड़ा होता है। तो W ऑफ सुमित्स बैग इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ सचिन्स बैग। तो आपके जो पहले पार्ट का आंसर है वो आपका आंसर आएगा दैट इज सुमित्स बैग। ठीक है, दैट इज सुमित्स बैग। ठीक है, अगर कोई पूछता है कि रीजन भी बताइए, पहले तो अगर देखो सीधी सी बात है, अगर आप इस तरह की इलस्ट्रेशन देके या इस तरह का एक्सप्रेशन देकर प्रॉपर वे में अगर आप इसको एक्सप्लेन कर रहे हो तो फर्दर कोई एक्सप्लेनेशन की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो आपको लिखना पड़ेगा बिकॉज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर द सुमित्स बैग इज लेस एज कंपेयर टू दैट ऑफ द सचिन्स बैग, देयरफॉर जो वेट है सुमित बैग का वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द सचिन्स बैग। इजी बहुत होता है बट आपको प्रॉपरली आंसर देना भी आना चाहिए कि कैसे आंसर देने होते हैं। कहता है बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट राइट द मैथमेटिकल रिलेशन दैट कैन बी यूज्ड टू डिटरमिन द वेट W ऑफ द सचिन्स बैग गिवन दैट द वेट ऑफ द सुमित बैग इज 18 kgf। बेसिकली मैं आपको बताऊं, आपको इस एक्सप्रेशन का ही इस्तेमाल करना है। अब वेट ऑफ सुमित्स बैग आपको 18 kgf आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ये हो गया वेट ऑफ सचिन्स बैग जो आपने यहाँ पे फाइंड करना है, इज इक्वल टू PO डिवाइडेड बाय RO आपके पास आएगा। सो वेट ऑफ सचिन्स बैग जो है उसका एक्सप्रेशन पता क्या हो जाएगा, 18 kgf मल्टीप्लाई कर देंगे RO को, डिवाइडेड बाय आप PO करेंगे एंड दिस विड बी योर आंसर। अब क्या है ना कि ये डिस्टेंस तो मैं दिया नहीं, उसने सिर्फ एक्सप्रेशन बोला है, तो ये है वो एक्सप्रेशन जिसमें वैल्यू पुट करके आप अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। सो आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। बाकी अगर बाई चांस वो ये कहता कि जो R पॉइंट है वो जो मेरे रेडियस का हाफ है अगर, तो बस फिर तो कुछ था ही नहीं, आंसर सीधा 9 kgf आपके पास आ जाता, क्योंकि यहाँ पे मैं R/2 पुट करता, यहाँ पे R पुट करता, 9 kgf सीधा आंसर आ जाता। लेकिन हमें RO का जो डिस्टेंस है वो नहीं दिया हुआ, तो सिर्फ एक्सप्रेशन के टर्म्स में हमें अपना आंसर देना है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है कि द डायग्राम बिलो शोज अ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। ठीक है, कॉपी एंड कंप्लीट द लेबल्ड डायग्राम showing the correct connection of the tackle and the direction of forces involved in obtaining VR with a convenient direction। देखिए convenient direction वो होता है जिसमें आपके एफर्ट की जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ ऐसे की तरफ एक्ट करता है। इनकन्वीनियंट होता तो नीचे से ऊपर में बनाता, बट ये कन्वीनियंट है इसलिए ऊपर से नीचे बनाया जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, बस आपने इस टैकल को लपेटना है, मतलब टैकल से इसको लपेटना है। तो सबसे पहले आप एक सीधी लाइन ड्रॉ करके इस पॉइंट से इस पॉइंट को टच करेंगे। याद रखें स्केल की हेल्प से ही आप इसको ड्रॉ करेंगे, स्केल के बिना अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो तो नंबर कटेंगे, बिकॉज स्केल से हमें एक सीधी लाइन मिलती है दैट शोज द टेंशन इन द स्ट्रैंड। तो टेंशन को प्रॉपरली शो करने के लिए एक सीधी लाइन खींचना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपका। इसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास अब हम यहां से जाएंगे ऊपर की तरफ, जैसे कि यहां पे मैं आपको शो कर रहा हूं लाइक दिस। फिर फाइनली इसके साथ टच होना चाहिए, उसके बाद इसके साथ फाइनली मैं हुक के अटैच कर दूंगा। अब मुझे इसमें बाकी की जो टेंशन्स हैं वो शो करनी है, अलग कलर यूज कर लेता हूं। अब यहां पर मैं टेंशन T शो करूंगा, सिमिलरली यहां पर टेंशन T होगा, यहां पर टेंशन T होगा, यहां पर आपका टेंशन T होगा। ये एफर्ट ऑलरेडी मैंने नीचे शो कर दिया है, लोड ऑलरेडी नीचे शो हो रहा है। तो इस तरीके से आप अपने इस डायग्राम को कंप्लीट करेंगे। फिर वो कहता है कैलकुलेट द मैकेनिकल एडवांटेज इफ द एफिशिएंसी इज 80%। तो 80% है ना, देखिए एफिशिएंसी आपकी यहाँ पे 80% आपको दी हुई है। पहली बात, एफिशिएंसी 100% हो या ना हो, एक ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम का जो वेलोसिटी रेशियो है उसमें कभी भी चेंज नहीं आता, और एक ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में वेलोसिटी रेशियो हमारे नंबर ऑफ पुली के बराबर होता है अगर कन्वीनियंट डायरेक्शन में एफर्ट को लगाया जा रहा है। तो इस कंडीशन के अंदर इसकी वैल्यू जो है वो हमारी 3 हो जाएगी। एफिशिएंसी हमारी मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो इनटू 100 करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं।
इसी वजह से यहाँ पे जो एफिशिएंसी आएगी वो आएगी हमारी 80% हमारी एफिशिएंसी हो जाएगी, इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज मुझे निकालना है, वेलोसिटी रेशियो 3 है और यहाँ पर 100 आपका परसेंटेज की वजह से आएगा, ये 100 नीचे जाएगा, मतलब मैकेनिकल एडवांटेज आपका आ जाएगा 80/100 और साथ में 3 मल्टीप्लाई होगा, तो 24 मतलब 240 डिवाइड बाय 100 होने की वजह से आंसर 2.4 आपका आ जाएगा। तो इस का जो मैकेनिकल एडवांटेज है उसकी वैल्यू है 2.4 और इस तरीके से आपने ये वाला जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट करना था। बात करते हैं आपके न्यूमेरिकल नंबर 3 के बारे में। द फिगर बिलो शोज अ सिंपल पेंडुलम, एक पेंडुलम का मास आपको यहाँ पे दिया हुआ है जो कि 200 ग्राम है। ऐसे सिस्टम की बात करें तो इसको केजी में होना चाहिए, इस वजह से मैं 200 डिवाइड बाय यहाँ पे 1000 कर दूंगा। फाइनली आपका 0.2 केजी आपके पास यहाँ पे मास आ जाएगा। कहते हैं कि इट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द मेन पोजीशन, जैसे आप यहाँ पे देख ही सकते हो, एंड द एक्सट्रीम पोजीशन है जो बी पॉइंट की है, तो पोटेंशियल एनर्जी ए पे 0 ही है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है तो एक्सट्रीम एंड में आपकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है। तो उसने मांगा है पोटेंशियल एनर्जी एट द पोजीशन बी, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है बी पर, फॉर्मूला बहुत सिंपल आपको पता ही है, mgh हमारा फॉर्मूला होता है, m आपका 0.2 होगा, g की वैल्यू हमें 10 देखो नीचे दी हुई है और हाइट जो है वो 5 का है, तो आपका जो आंसर है वो यहाँ पर 10 आपको मिल जाएगा, तो 10 जूल आपका यहाँ पे आंसर बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद कहता है कि व्हाट इज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी। जब मैकेनिकल एनर्जी की बात करते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी किसी भी पॉइंट पे फाइंड करने को बोल दिया जाए वो हमेशा उस एनर्जी के बराबर होता है जो एक्सट्रीम एंड्स पे होती है, मतलब बी में जो भी आपकी टोटल एनर्जी होगी वो थ्रू आउट द होल जर्नी वैसे की वैसे रहेगी। तो हमें पता है कि बी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी तो है ही नहीं है, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, इसलिए बी पॉइंट पर अगर कोई मैकेनिकल एनर्जी मुझे फाइंड करने को बोलेगा तो वो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आएगा, जिसको मैं ऑलरेडी फाइंड कर चुका हूं कि 10 जूल है, इसलिए सी पॉइंट पर भी इसका आंसर 10 जूल ही होगा। रीजन के नाम पर आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोल सकते हो, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की वजह से, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की वजह से आपकी जो मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी है वो है आपकी डेट इज 10 जूल। नेक्स्ट कहता है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बॉब एट द पोजीशन ए व्हेन रिलीज्ड फ्रॉम बी। तो जब बी से उसको रिलीज करेंगे और ए पॉइंट पे जब पहुंचेगा तो यहां पर तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी बिल्कुल जीरो है, बोला ही है क्वेश्चन के अंदर, तो इसका मतलब आपकी सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी। तो सिंस अब हम सी पार्ट कर रहे हैं, सिंस काइनेटिक एनर्जी, सिंस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, इसी वजह से आपका जो mgh की वैल्यू हम ऑलरेडी बी पॉइंट पे पता कर चुके हैं जो कि 10 जूल है, वो आपका हाफ m va स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो देखिए बेटा 10 इज इक्वल टू 1/2 और आपको पता है मास मेरा 0.2 kg है और साथ में यहाँ पे v स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, तो ये इधर जाएगा, ठीक, या फिर इसको काट ही देते बेटा, यहाँ से काटते तो 0.1 आ जाता है, तो v स्क्वायर आपका यहाँ पर 10/0.1 मतलब v स्क्वायर इक्वल टू 100 और v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपने ये वाला जो न्यूमेरिकल था इसको सॉल्व करना था। एक्सरसाइज न्यूमेरिकल आपके बुक के अंदर भी है, अगर आप ध्यान से मेरे वीडियोस को देखा है तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से इन सबको हमें सॉल्व करना था। फिर हमारे पास आता है बेटा कि क्वेश्चन नंबर 7 की हम यहाँ पे बात करेंगे। अब वो ये कह रहा है कि अ पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ क्लिफ फायर्स अ गन एंड हियर्स एन एको आफ्टर 3 सेकेंड। अगर मान लीजिए ये मेरा एक क्लिफ है और एक पर्सन अगर उसके सामने खड़ा है तो 3 सेकंड के बाद उसको आवाज सुनाई देती है, इसका मतलब है आवाज पहले सीधी जाएगी, क्लिफ से टकराएगी, फिर वो वापस इसके पास इसको सुनाई देती है।
अगर डी डिस्टेंस साउंड का जाने में लगता है उतना ही आने में लगेगा। तो इस वजह से अगर कोई मुझे कहता है कि इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द पर्सन, मुझे ऑफ द पर्सन फ्रॉम द क्लिफ कैलकुलेट करो, तो हम यहाँ पर दैट इज स्पीड इज इक्वल टू 2d/t के फॉर्मूले के साथ इसको फाइंड करेंगे, क्योंकि d जाने में और d वापस आने में है। तो 336 तो आपकी स्पीड ही हो गई। अब आप 2 इंटू डी डिवाइड बाई टी मतलब 3 करेंगे, तो इसका मतलब है कि अगर आपने d कैलकुलेट करना है तो ये आपका 336 इंटू 3 डिवाइड बाय 2 आप यहां पर करेंगे। तो बस अब हम क्या करने वाले हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो 336 इंटू मैंने 3 कर दिया, तो डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा, तो 504 जो है आपको आपका आंसर मिल जाता है, 504 मीटर। सो व्हेन यू सॉल्व इट तो आपको आपका ये वाला आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में वो ये कहता है कि अब वो क्लिफ से कुछ डिस्टेंस मूव करता है। ये नहीं बताया हुआ कि वो क्लिफ की तरफ जा रहा है कि क्लिफ से दूर जा रहा है। देन ही फायर्स द गन अगेन एंड दिस टाइम द एको इज हर्ड 1.5 सेकेंड लेटर देन द फर्स्ट। तो अगर उसको 1.5 सेकेंड बाद में अगर उसको सुनाई दे रहा है, मतलब 1.5 सेकेंड ज्यादा लग रहा है आवाज सुनने में, तो इसका मतलब ये तो पक्का ही है कि वो पर्सन एक्चुअली में अपने ओरिजिनल पोजीशन से दूर ही गया होगा, मतलब पीछे की तरफ ही गया होगा। तो अब ये डिस्टेंस मैं x मान लेता हूं और ऑलरेडी मैं फाइंड कर चुका हूं कि 504 मीटर था उसका क्लिफ का इनिशियली। तो टोटल डिस्टेंस हो गया x प्लस 504। अब कहता है कि ये जो x है ये कैलकुलेट करके मुझे आप दीजिए। सिंपल सी बात है, ये हमारे पास फिर से 2d/t का कॉन्सेप्ट लगेगा, बट इसमें एक बात का और ध्यान रखना है कि स्पीड आपकी 336 तो आप यूज करेंगे ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 इंटू और साथ में आप d की जगह पे x प्लस 504 का आप इस्तेमाल करेंगे, उसमें भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन अब जो टाइम आपने यहाँ पे कंसिडर करना है वो आप 3 सेकंड तो पहले लगते थे जब वो यहां पर था, जब वो पीछे गया तो 1.5 सेकंड और लग रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल डिस्टेंस इसको, टोटल टाइम जो इसको लगेगा एको सुनने में, वो आपका यहां पर 3 प्लस 1.5 दैट इज 4.5 सेकेंड का लगेगा। अब इस हिसाब से अगर मैं x प्लस 504 करूं तो 336 इंटू 4.5 डिवाइडेड बाय 2 आपको यहां पे पहले फाइंड करना होगा। तो 336 है, उसको मल्टीप्लाई कर देता हूं 4.5 के साथ, और जो भी आंसर आता है उसको मैं 2 से अगर डिवाइड कर दूं तो 756 मुझे मिलता है। कितना मिलेगा? 7, दैट इज 756 मेरे को यहां मिलता है, 756 मीटर इसको सॉल्व करके मिलेगा। सो x जो है वो आपका आ जाएगा 756 माइनस 504। ठीक है, आप इसको करेंगे, आपका आंसर 252 आपको मिल जाएगा, 252 आपको मिलेगा। सो फाइनल आंसर इसका है x इज इक्वल टू 252 मीटर्स। तो इस तरीके से आपने अपना ये वाला जो न्यूमेरिकल था इसको सॉल्व करना था। अच्छा न्यूमेरिकल है बट इजी है, कर सकते थे। कहता है द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस एक्स emit एन अल्फा पार्टिकल फॉलोड बाय 2, यहां पे आई थिंक 2 लिखा हुआ है, 2 बीटा पार्टिकल है ना, मैं इसको मिटा देता हूं थोड़ा सा, या फॉलोड बाय 2 बीटा पार्टिकल है आपका, टू फॉर्म y, टू फॉर्म न्यूक्लियस y। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द एलिमेंट x, वेयर वुड यू पोजीशन द एलिमेंट y इन द पीरियोडिक टेबल। अभी देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, हमारे पास एक एलिमेंट x है, नीचे इसका एटॉमिक नंबर z, मास नंबर a से रिप्रेजेंट करेंगे। अब कहते हैं कि उसमें से एक अल्फा पार्टिकल निकला। अल्फा पार्टिकल निकलने का मतलब होता है एक हीलियम पार्टिकल नीचे 2 और 4 आपका निकला है। ऐसा होने से क्या होता है कि जो आपका नया एलिमेंट बनेगा, मान लीजिए x डैश की अगर मैं बात करता हूं, तो उसमें z-2 और ऊपर a-4 हमारा हो जाता है। अब एक बात और ध्यान समझिए, इसमें से हमारे 2 बीटा पार्टिकल्स भी निकले हैं।
क्योंकि दो बीटा पार्टिकल हमारे इसमें से निकल रहे हैं। तो जब बीटा पार्टिकल निकलता है तो जो मास, जो एटॉमिक नंबर है उसमें उतने ही नंबर्स ऐड हो जाते हैं। तो एक्चुअली में बीटा पार्टिकल जब भी निकलता है, अगर एक बीटा पार्टिकल निकलता है तो जेड में +1 हो जाता है। तो यहाँ पे दो निकल रहे हैं तो दो प्लस करेंगे तो फाइनली जो मेरे पास आंसर है वो आ जाएगा, दैट इज जेड, और ये आ जाएगा आपके पास A-4। अब उसने कहा है कि विद रिस्पेक्ट टू द एलिमेंट x वेयर वुड यू पोजीशन द एलिमेंट y इन द पीरियोडिक टेबल। इसका आंसर है सेम पोजीशन, सेम पोजीशन। रीजन ये है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जब एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है तो उनके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे उनको अरेंज किया जाता है। अगर आप देखें तो दोनों का एटॉमिक नंबर एग्जैक्टली सेम है, जिस वजह से जो एलिमेंट जहां था वो वहीं का वहीं रहेगा इन द पीरियोडिक टेबल। बट ऑफ कोर्स ये उसका जो मास नंबर है वो हमारा डिफरेंट हो जाएगा। कहते हैं कि व्हाट इज द जनरल नेम ऑफ द एलिमेंट एक्स एंड वाई। इसको हम आइसोटॉप कहते हैं। क्या है? आइसोटॉप्स कहा जाता है। ये आइसोटॉप रहेंगे, हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। कहता है कि इफ द एटॉमिक नंबर ऑफ वाई is 80 then what is the atomic number of x। तो y जो है वो A-4 है, और अगर वो 80 के बराबर है तो a जो है वो आपका 84 आ जाएगा। इसका मतलब है x एलिमेंट के ऊपर जो a की वैल्यू है वो आपकी 84 है। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से देख लीजिए, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बात करते हैं हम अपने थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। कहता है अ बॉय ट्यून्स अ रेडियो चैनल टू अ रेडियो स्टेशन 93.5 मेगाहर्ट्ज। नेम एंड डिफाइन द स्पेसिफिक वेव फिनोमेनन इन्वॉल्व्ड इन ट्यूनिंग द रेडियो चैनल। और देखिए बात बहुत सिंपल है कि हमें एक्चुअली पता है कि इस फिनोमेनन का नाम है रेजोनेंस। ठीक है, और रेजोनेंस एक स्पेशल केस है फोर्स्ड वाइब्रेशन का, जिसमें हमारे किसी एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल जो वेव आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी हमारी बॉडी के नेचुरल फ्रीक्वेंसी से जब मैच कर जाती है, तब क्या होता है कि वो जो बॉडी है जिसके साथ मैच हुआ है वो तेज मतलब वाइब्रेट करने लग जाता है विद अ हायर एम्पलीट्यूड, मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करता है। और वही इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक भी है। इसमें ये आएगा कि जिस टाइम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड एम्पलीट्यूड होता है। तो नेम द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, हाँ, तो एम्पलीट्यूड में फर्क पड़ता है, एम्पलीट्यूड में आपका फर्क पड़ता है, और एम्पलीट्यूड रेजोनेंस के केस में मैक्सिमम हो जाता है आपका। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। रेजोनेंस की डेफिनेशन तो आप लिख ही सकते हो, वो लिख लेना प्लीज। कन्वर्ट 93.5 मेगाहर्ट्ज, मेगा 10⁶ को बोला जाता है, इसलिए 93.5 इंटू 10⁶ हर्ट्ज, ये हमारा SI यूनिट में इसका कन्वर्जन है। वैसे तो साइंटिफिक नोटेशन तो ये कहता है कि फर्स्ट जो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है उसके बाद ही आपका यहाँ पे डेसिमल आ जाना चाहिए। तो इस डेसिमल को अगर आप यहाँ पे शिफ्ट करते हो तो ऊपर +1 करना पड़ेगा, मतलब 9.36 इंटू 10⁻7 हर्ट्ज। तो ये अप्रोप्रिएट एंड प्रॉपर आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। कहते हैं कि पूर्वीज फ्रेंड टिम wants to connect a fuse to his oven. He wants to control the oven from two different locations. अब वो ये कह रहा है कि shown below is his circuit diagram. ओके, देखिए पहली बात तो ये कि ये 220 वोल्ट की AC सप्लाई है, और मैं आपको अच्छे से क्लियर कर दूं कि जो फ्यूज इसने लगाया है ये गलत लगाया है, क्योंकि ये अर्थ है। ये जो आप लाइन देखते हो ना कि बड़ी वाली फिर छोटी छोटी, इसको अर्थ कहा जाता है, और फ्यूज हमेशा लाइव में लगाया जाता है, अर्थ में नहीं लगाया जाता। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सप्लाई इस तरफ से हो रही है, और जब सप्लाई इस तरफ से हो तो हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा।
देखिए एक सिंपल सी बात आपको बताता हूं मैं यहाँ पे। पहली बात, अ, अगर हमारा फ्यूज है या हमारे पास कोई भी स्विच है, फ्यूज और जो स्विच होते हैं वो हमेशा लाइव वायर में लगाए जाते हैं। अब सवाल ये हो सकता है कि सर हम यहां से करंट को अंदर एंटर करेंगे कि यहां से एंटर करेंगे। मैं कहूंगा कि यहां से करंट को एंटर करना चाहिए, क्योंकि उसके रास्ते में ये दो स्विच आपके लगे हुए हैं। पहली बात तो ये, इसलिए ए और बी में से बी वाला आपका लाइव हो जाएगा, और क्योंकि यहां से करके फिर ये वापस आएगा तो ये आपका न्यूट्रल वायर होगा, और ऊपर जो आप देख रहे हो क्योंकि डैश बना हो तो ये आपका अर्थ वायर है। तो इसलिए कहता है विच वन ऑफ द टू, ए और बी शुड बी लाइव वायर, तो आंसर इसका बी बनेगा, ए नहीं बनना चाहिए। बाकी अगर आपके मन में कोई और इसको लेके आंसर हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, हम डिस्कशन कर सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कहता इन द इवेंट ऑफ एन ओवरलोड विल द फ्यूज सर्व इट्स पर्पस, आंसर है नो, क्योंकि ओवरलोडिंग के टाइम पे फ्यूज का लाइव वायर में होना इंपॉर्टेंट है, अर्थ वायर पे नहीं। दूसरा कहता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट दैट बल्ब इज रेटेड 600 वॉट टू 20 वोल्ट। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप बल्ब को, if you give a supply of 220 volt to the bulb, then the bulb will consume 600 watt of power, or you can also write it down, the bulb will going to consume 600 joule of energy in every second if you give a potential difference of 220 volt। तो आप इनमें से कोई भी आंसर लिख दीजिए, वो एक्सेप्टेबल होता है आपका। आई होप आपको ये वाला जो पार्ट है 8 का पहला पार्ट वो समझ में आ गया होगा। चलिए अब आपको मैं सेकंड पार्ट की तरफ लेके चलता हूं। अब हमने बात करनी बेटा दैट इज क्वेश्चन 8 के सेकंड पार्ट की। कहता है कि कॉपी कर लो अपना ये जो डायग्राम आपको यहाँ पे दिया हुआ है, एंड सॉरी न्यूक्लियर रिएक्शन जो दिया हुआ है, एंड इसको कंप्लीट करो। देखिए यहाँ पर अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो इन दोनों का पहले तो डिफरेंस निकालो, वो हमारा 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो यहां पर आपके पास आ जाएगा 2, और इन दोनों का डिफरेंस निकालें तो 4 का आपका डिफरेंस आ रहा है, तो ऊपर आ जाएगा 4, है ना। तो इसका मतलब ये x और कुछ नहीं है, ये एक हीलियम पार्टिकल है, या फिर अल्फा पार्टिकल है जो हमारा एमिट आउट हुआ है। क्या तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द रेडिएशन x emitted in the above reaction when it is allowed to pass through an electric field। देखिए अब पता क्या बात है, इसमें इसको एक्चुअली क्वेश्चन में थोड़ा सा इनकम्प्लीट मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि देखिए एक बार समझने की कोशिश करना प्लीज। अगर तो ये मेरा पॉजिटिव चार्ज प्लेट है और ये मेरा नेगेटिव चार्ज प्लेट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव आपकी फ्लो करती है। अगर आप का जो अल्फा पार्टिकल है, ये जो एक्स पार्टिकल है, अगर ये मूव करेगा इन दी डायरेक्शन, या फिर इसको प्लेस किया जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर और वो इस तरफ मूव अगर कर रहा है, तो वो इसी डायरेक्शन में क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। एक्सेलरेट क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाती है और फोर्स से मिलती है एक्सेलरेशन, और क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है इसलिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, अगर वो इसकी डायरेक्शन में है तो। अच्छा, लेकिन अगर मान लेते हैं कि अगर कंडीशन ऐसी है, अगर कंडीशन क्या है ऐसी कि अल्फा पार्टिकल जो है वो इस तरह से अंदर इंट्रोड्यूस किया है, तो वो क्या करेगा, अगेन इट विल मूव टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दिस। ठीक है, इट विल अगेन मूव टू मतलब एक्सेलरेट अभी भी होगा, बट ऑफ कोर्स वो अपने पाथ से डेविएट हो जाएगा एंड इट विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आई थिंक मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर तो यही है, इट विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इट विल मूव in the direction of electric field, in the direction of electric field। तो इस तरीके से आप अपना आंसर इसका दे सकते हो। ठीक है, मतलब मूव के जाए अगर आप चाहो तो इट विल एक्सेलरेट कह सकते हो, इट विल एक्सेलरेट इन दी, एक्सेलरेट भी वर्ड यूज कर सकते हो आप इसमें, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं पार्ट 3 की। 3 पार्ट के अंदर अच्छा वो न्यूमेरिकल सा दिया हुआ है आपको, जल्दी कर लेते हैं। देखिए क्या कहता है, सबसे पहले तो यही कह रहा है कि ऑब्जर्व द गिवन सर्किट डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। क्या बोल रहा है, थोड़ा ध्यान से इसको देखते हैं।
देखिए बेटा, सबसे पहले तो ये बोल रहा है हमारे पास कि एक्चुअली क्या है कि मेरा ना ये, हाँ अब आ गया वापस। ओके, तो अब ये बोल रहा है कि ये जो रेजिस्टेंस है ये आपका 2 ओम है, ये 5 ओम है, ये आपके पास 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ये आपकी बैटरी है, और साथ में अगर 0.4 लिखा तो मतलब ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है। कहते हैं कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट व्हेन द की के कंप्लीट्स द सर्किट। रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस। ओके, तो देखिए सबसे पहली बात आपका, मैं तो यही कहूंगा कि ये जो 3 वाला और 8 वाला ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो पहले तो मैं लिखूंगा कि 5 ओम एंड 3 ohm are in series combination, therefore RS will be equal to 5 plus 3, आंसर इज 8 ohm। ठीक है, पहले तो ये हो गया। अब ये जो RS है एंड 2 ohm आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, therefore 1 by Rp is equal to 1 by Rs plus 1 by 2 हमारे पास यहाँ पे आएगा। तो मतलब 1 by 8 plus 1 by 2 मैं यहाँ करूँगा। बस अब मुझे इन दोनों का यहाँ पर जो एलसीएम है वो लेना है। अब एलसीएम कैसे लेंगे, आपको पता ही है यार एलसीएम का तरीका क्या होता है। 8 यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 लगा देंगे, 2 से करेंगे यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 आएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, एंड वही 4 2 8 आपके पास बन चुका है। 8 आप बनाएंगे तो यहाँ पे 1 आ गया, प्लस ये आप इससे डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा ऊपर। तो देखा जाए तो आपके पास यहाँ पर 8 डिवाइड बाय 5 आपको यहाँ पे मिलता है। ठीक है, अब 5 1 जा 5, 3.6, 1.6 जो है ना ओम, ये आपका आर एक्सटर्नल है। दिस इज योर एक्सटर्नल, मतलब बाहर बाहर का है। इसने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं बोला, इसने कहा है कि पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस निकालो। तो पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस है उसमें एक्सटर्नल कितना है वो भी और इंटरनल कितना है वो भी ऐड करना होता है। एक्सटर्नल 1.6 है, इंटरनल आपका 0.4 है, तो आंसर आपका 2 ओम आपको मिल जाएगा। तो 2 ओम इसका आंसर है। अब वो ये कह रहा है कि करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टेंस क्या होगा। देखिए पहली बात तो आप टोटल करंट फाइंड कर लेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा बढ़िया होगा। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे हम अपना, सबसे पहले I इज इक्वल टू ई डिवाइड बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r होता है। E हमें 4 दिया हुआ है और इन दोनों का सम 2 है, आंसर आ गया 2 एम्पियर। ठीक है, अब यहां से 2 एम्पियर करंट आपका इन दोनों में मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसको देखो बेटा मैं R1 मान लेता हूं और इसका तो मैंने RS माना ही हुआ है, जिसकी वैल्यू हमें पता है कि 8 ओम है। सो बेटा देखो, अगर आप चाहते हो कि नीचे वाले सर्किट में करंट की डिस्ट्रीब्यूशन या करंट फाइंड करना चाहते हो, मतलब यहां पे जो करंट जाएगा इसको I1 मान लेता हूं, इसको मैं I2 मान लेता हूं। तो I2 को निकालने के लिए क्या तरीका होता है मैंने आपको ये बताया हुआ है। अगर आपने इसके अलोंग करंट निकालना है तो ऊपर वाले का रेजिस्टेंस लो सबसे पहले, दैट इज 2, फिर डिवाइड बाय द सम ऑफ दीज टू रेजिस्टेंस। मतलब मैं आपको एक काम करता हूं, मैं आपको ना प्रॉपर फॉर्मूले की टर्म्स में बताता हूं तो शायद आपको समझ में आ जाए और याद रखना कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम अपना। तो सबसे पहले ऊपर हमारे पास देखो मुझे इसके वाला चाहिए ना, तो मैं क्या करूंगा R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस RS इनटू टोटल करंट, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ये एक्चुअली रेशियो का सिस्टम होता है। तो R1 हमारा 2 है, नीचे हमारा 10 हो जाएगा, 8 प्लस 2 10 होता है, और टोटल करंट हमारा 2 का है। तो मतलब है 0.4 एम्पियर जो करंट है वो आपका जो है आपका नीचे वाले सर्किट में फ्लो करेगा। और सीरीज में क्या होता है कि करंट की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है दोनों रेजिस्टेंस पे। तो मतलब 3 ओम पर जो करंट जाएगा वो 0.4 एम्पियर ही जाएगा। अगर कोई 2 ओम कहता तो इसका आंसर आता 2 में से 0.4 तो 1.6 ओम जो है वो आपका ऊपर जाना था। अगर कोई कहता 5 ओम में कितना, तो भी 0.4 एम्पियर ही आता, क्योंकि एक ही आर्म जिसमें कई सारे रेजिस्टेंस सीरीज में लगे होते हैं उन सब में सेम अमाउंट ऑफ करंट आपका फ्लो करता है। सिंपल जरूर है बट इसको एक बार जरूर करके देखना, अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि व्हाट
mass of ice at 0 degrees Celsius added to 2.1 kg water will cool it down from 75 degrees Celsius to 75 degrees Celsius to 75 degrees Celsius 25 degrees Celsius एंड गिवन क्या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर दिया, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस आपको दिया। देखिए बहुत ज़्यादा आसान है। सबसे पहले तो मैं आपको समझा दूं कि एक्चुअलिटी में हो क्या रहा है, फिर इसको करने में मज़ा भी आएगा और आपको समझ में भी आएगा। एक काम करता हूँ, ये जो डायग्राम है ये आपका मैं इधर की तरफ बना देता हूँ। देखिए एक्चुअलिटी में हो क्या रहा है कि आपके पास एक मान लेते हैं बीकर है, बीकर में आपके पास पानी है, ठीक है। उस पानी का जो मास है, मास ऑफ वाटर, ये आपको 2.1 kg यहाँ पे दिया हुआ है। इसी का जो आपका इनिशियल टेम्परेचर है या फिर चेंजिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर की अगर मैं बात करूं तो 75 to 25 हो रहा है। तो 75 माइनस 25 में कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है हमारे पास। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर जो है वो हमारे पास 4.2 जूल पर ग्राम, अच्छा पर ग्राम है, क्योंकि ये पर ग्राम है ना इसलिए मास भी मैं फिर ग्राम में ही लूंगा। तो ये हमारे पास यहाँ पर जो इसका आंसर है आपका, बाद में केजी कर दूंगा उसको मैं, बट क्योंकि ये ग्राम में है तो इसको ग्राम में करने के लिए मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2100 ग्राम आपके पास यहाँ पे पानी आ जाएगा। अब जब बर्फ आप इसमें डालोगे, है ना, जब आप बर्फ डालोगे तो बर्फ जो है इसमें दो काम होंगे, क्योंकि आप इसको 0 डिग्री सेल्सियस में डाल रहे हो तो सबसे पहले तो ये हीट को गेन करके अपने स्टेट को चेंज करेगा। मतलब क्या होगा कि पहले तो अपना ये बनेगा आइस टू वाटर, पहले ये आइस टू वाटर बनेगा बट टेम्परेचर सेम रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ जो यहाँ पानी बना है उसका टेम्परेचर राइज होगा 25 डिग्री सेल्सियस तक, ताकि कॉमन टेम्परेचर इन दोनों का अचीव हो सके। इस वजह से हीट गेन बाय आइस जो है, अगर मैं यहाँ पे देखूं हीट गेन जो है वो आइस कर रहा है, हीट गेन आइस कर रहा है, इसलिए मास ऑफ आइस इंटू लेटेंट हीट ऑफ आइस हम यहाँ पे यूज करेंगे। प्लस पहले तो ये मेल्ट हुआ इसकी वजह से ये हुआ और उसके बाद टेम्परेचर राइज हुआ तो मास ऑफ आइस, अब पानी बन चुका है तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर हम इस्तेमाल करेंगे इंटू चेंजिंग टेम्परेचर ऑफ आइस, चेंजिंग टेम्परेचर ऑफ आइस, एंड दैट शुड बी इक्वल टू जितना हीट जो है लॉस किया है मेरे पानी ने, जो कि मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर एंड चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर आएगा। तो बस हमने इसको सॉल्व करना है, बाकी हमारा आंसर आ चुका है। मास ऑफ आइस आप ऑलरेडी कॉमन निकाल लो, तो लेटेंट हीट ऑफ आइस जो है वो आपके पास 336 वैल्यू है, प्लस ये सी डब्ल्यू यहाँ पे आ जाएगा 4.2 एंड मल्टीप्लाई बाय 25, क्योंकि 0 से 25 आपका हुआ है, यहाँ आ जाएगा 2100 इंटू दैट इज 4.2 इंटू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा दैट इज 50। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मास ऑफ आइस अगर आपने निकालना है, मास ऑफ आइस, तो दैट विल बी, एक काम करते हैं पहले तो मैं 2100 मल्टीप्लाई बाय 4.2 एंड मल्टीप्लाई बाय 50 करूं तो आंसर जो है मेरा यहाँ पे बनेगा दैट इज मेरे पास है 441,000, ये मेरे पास बनता है इसको सॉल्व करने से, सिर्फ इसको सॉल्व करने से। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको नीचे वाला करता हूं, दैट इज 4.2 इंटू 25, ठीक है, उसमें प्लस कर देता हूं 336, तो 441 मेरे को मिलता है, 441 मेरे को मिलेगा। देखो ना ये जो आया है ना ये नीचे डिवाइड हो जाएगा ना इसके साथ MO5 निकालने के लिए। देखो अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो 1000 आ रहा है सीधा, तो 1000 ग्राम का मतलब क्या हुआ 1 kg, तो इसका जो सही आंसर है वो 1 kg है। तो बस इस तरीके से आपने ये वाला सॉल्व करना था, ठीक है। हाँ थोड़ा लेंदी है बट कोई बात नहीं, बट इजी है, अच्छा है क्वेश्चन, अच्छा है, मतलब से दर्दी नहीं है, आराम से किया जा सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन सेकंड पार्ट, नाइन्थ के बी पार्ट की बात करते हैं। वी आर एक्चुअली गोइंग टू टॉक अबाउट इसके बारे में बात करते हैं, ये बात सेकंड पार्ट की ना, तो कैसे करेंगे देखते हैं। ये आपके A B C, हाँ ये तीनों पार्ट है इसके। चलिए
कहता है कि कूलिंग कर्व आपको बता रहा है। कूलिंग कर्व का मतलब होता है कि टाइम के साथ उसका टेम्परेचर डाउन होता जा रहा है आपका। सो वो कह रहा है कि स्टेट द टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस कंडेंसेस। अब पहली बात तो आपको समझ आना चाहिए कि कंडेंसेशन जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस होता है जिसमें आपका जो वेपर है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होता है। तो हमें जब ऐसा हो रहा होता है, कंडेंसेशन हो रही है, तो टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो आप इस ग्राफ में देखिए तो ये वाली जो लाइन आप देख रहे हो ये सीधी लाइन है। सीधी लाइन क्या बता रही है, वो ये बता रही है कि 150 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को मेंटेन करते हुए टाइम आपका बीत रहा है और इसका यहाँ पे स्टेट चेंज होता जा रहा है। जो सीधी लाइन होती है ना वो स्टेट चेंज को रिप्रेजेंट करती है, और जो ऐसे नीचे वाली लाइन होती है या ऊपर वाली लाइन होती है वो ये बताती है कि टेम्परेचर में राइज या फॉल आ रहा है टाइम के साथ साथ। तो इसका जो आंसर है वो आएगा 150 डिग्री सेल्सियस, पहले पार्ट का। द टेम्परेचर रेंज इन विच द सब्सटेंस इज इन लिक्विड स्टेट, इज इन लिक्विड स्टेट। तो पहली बात तो यहाँ पे लिक्विड स्टेट की यहाँ पे बात कर रहा है ना। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या था, यहाँ पे ये चीज बताने की कोशिश कर रहा है कि यहां से लेके यहां तक ये वाला जो टाइम, ये देखो ये वो स्टेट है। देखो क्या हुआ ना कि पहले भाप थी, भाप से ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया है पानी। अब पानी से इसका टेम्परेचर डाउन हुआ, पानी ही बना, पानी नहीं कहूंगा मैं क्योंकि ये सब्सटेंस है, ठीक है, मैं इसको पानी नहीं बोल सकता, कोई भी सब्सटेंस है। आप ये कह सकते हो कि यार देखो यहाँ पे ये वेपर था और वेपर जो है वो आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था। इस पॉइंट पे आगे पूरा लिक्विड बन चुका है, यहां तक वो लिक्विड है। अब लिक्विड के बाद अब वो सोलिडिफाई होगा और उसके बाद उसका टेम्परेचर डाउन होगा। तो इसलिए ए पार्ट का तो 150 हो गया। अब वो जो रेंज मांग रहा है वो हो गया 150 से लेके 60 डिग्री सेल्सियस तक। तो ये आपका आ गया रेंज बी पार्ट का, क्योंकि इस रेंज के अंदर ये प्रॉपर लिक्विड है। कहते व्हाई डू वी प्रेफर आइस टू आइस कोल्ड वाटर फॉर कूलिंग अ ड्रिंक। देखिए सिंपल सी बात होती है, अगर आइस कोल्ड वाटर है सपोज मेरे पास, ठीक है, मैं इसको थोड़ा चेंज करके सेट करता हूँ। अगर देखिए आइस कोल्ड वाटर है तो मतलब जो वाटर है वो ऑलरेडी ये सिर्फ वाटर है आपका, और वाटर है तो ये हो गया 0 डिग्री सेल्सियस में इनिशियली है आपका, ठीक है। अब अगर वो आइस है, आइस है एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो इसका मतलब हुआ कि पहले वो मेरा हीट एब्जॉर्ब करके आइस से वाटर बनेगा एट 0 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसमें कोई भी सब्सटेंस डालता हूं ठंडा करने के लिए सपोज, तो वाटर का टेम्परेचर एकदम से राइज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इस आइस के अंदर कोई भी एक सब्सटेंस डालता हूं तो वो क्या करेगा, सबसे पहले आइस उस सब्सटेंस से हीट को एब्जॉर्ब करके पहले पानी बनेगा, तब जाके उस पानी का टेम्परेचर राइज करेगा। तो मतलब ये हुआ कि आइस जो है जब तक वो आपका वाटर में मेल्ट नहीं हो जाता तो वो उस सब्सटेंस से एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट को एक्सट्रैक्ट करेगा। तो उसकी वैल्यू हमें पता है वैसे तो 336 जूल पर ग्राम हमारी होती है। तो दिस विच अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट आइस जो है वो एक्सट्रैक्ट करती है किसी सब्सटेंस से, इसलिए वो सब्सटेंस ज्यादा ठंडा होता है एज कम्पेयर टू अगर आप किसी पानी में उसको डालते हो। तो ये रीजन है जिसकी वजह से आपका मतलब इस रीजन की वजह से आपका जो आइस है वो प्रेफर किया जाता है आइस कोल्ड वाटर से। आई होप आपको ये वाला भी आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आखिरी क्वेश्चन के पार्ट की तरफ चलते हैं। यस यही वाला आखिरी है। अब वो ये कहता है कि अ मैग्नेट इज रिलीज्ड फ्रॉम द एक्सेस ऑफ ए कॉपर कॉइल एज शोन इन द डायग्राम। ठीक है, समझ में आ गया। कहता है स्टेट द पोलैरिटी एट द टॉप एंड ऑफ द कॉइल व्हेन द मैग्नेट लीव्स द कॉइल। लीव्स, एंटर नहीं बोल रहा है, लीव्स द कॉइल। तो बेटा लीव्स द कॉइल का मतलब ये हो गया आपका यहां पर कि जब मैग्नेट यहां था, ठीक है ना, अब मेरे बात समझना प्लीज, ऊपर एन है नीचे एस है ना, तो मतलब ये हुआ कि यहां पर आपके पास एन है, ये आपका एस है। जिस टाइम ये लीव करेगा उस टाइम एक नॉर्थ पोल दूर जा रहा है मेरे कॉइल से। और मैंने आपको लेंस लॉ के अंदर बताया हुआ है कि जब एक कॉइल और जब एक मैग्नेट
एक दूसरे से दूर जाते हैं तो ऑपोजिट पोलैरिटी आती है, अब जब एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो सेम पोलैरिटी आती है। जिस वजह से, क्योंकि नॉर्थ पोल इससे दूर जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो पोल है ये आपका साउथ पोल बनेगा, क्योंकि अवे जा रहा है ना, तो अवे जाने से ऑपोजिट पोलैरिटी इंड्यूस होती है। और इसी वजह से ना, ये जो ऊपर वाला आप देख रहे हो यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा ठीक भी कर दूं साथ साथ, नीचे साउथ है तो ऊपर क्या बनेगा, नॉर्थ बनेगा ही बनेगा। सो ये रीजन है बेटा। तो जब ये इसको लीव करेगा, जब ये इसको लीव करेगा, उस केस में नॉर्थ दूर जा रहा है, जब नॉर्थ दूर जाएगा तो यहाँ पे साउथ बनेगा और ऊपर ऑटोमेटिकली नॉर्थ बन जाता है। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्रॉम ए टू बी व्हेन द मैग्नेट एंटर्स द कॉइल एंड व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द करंट व्हेन द मैग्नेट लीव्स द कॉइल। देखिए, जब वो उसके अंदर एंटर कर रहा था, तो जब एक दूसरे के पास आते हैं तब हमेशा सेम पोलैरिटी आती है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि जब ये इसके पहले वाले का आंसर मिल गया ना आपको, कि ऊपर वाले का जो आंसर है वो नॉर्थ है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ यार आपका, जो कंफ्यूजन ना हो जाए। तो ये क्या है, इसका आंसर जो है वो नॉर्थ आएगा। ठीक है, क्योंकि उसने बोला टॉप एंड ऑफ द कॉइल में क्या होगा। ठीक है ना, इसलिए नीचे वाले में साउथ है, ऊपर वाले में नॉर्थ है। चलिए मैं अब आपको आगे की तरफ लेके चलता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट केस में क्या है आपका, देखिए कि आपका यहाँ पर आ जाएगा। एक्चुअली क्या है कि इसका ना बार बार एरो हिल रहा है। ओके, कोई बात नहीं, खत्म ही करना तो आखिरी है। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा साउथ है। अब जब साउथ अंदर एंटर करेगा, तो मैंने क्या कहा था कि जब दो कॉइल के पास कोई मैग्नेट आता है तो सेम पोलैरिटी इंड्यूस होती है। तो अगर साउथ आ रहा है इसकी तरफ, तो जानबूझ के यहाँ पे साउथ बनेगा। और साउथ बनने का मतलब हुआ कि ऊपर जो करंट है वो क्लॉकवाइज होना चाहिए। प्लीज बात को समझना। तो अगर मैं यहां से इसको ऑब्जर्व करूंगा, अगर मैं यहां से इसको ऑब्जर्व करूं, तो करंट का क्लॉकवाइज होना इंपॉर्टेंट है। तो करंट का क्लॉकवाइज होने का मतलब है कि करंट जो है वो आपका इस तरह से मूव करेगा। तो फाइनली बी से करंट आपका निकलेगा, ऐसे आते आते इस तरह से ऐसे जाएगा, एंड करते 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 ए से। तो आंसर आएगा बी टू ए थ्रू द कॉइल, बी टू ए थ्रू द कॉइल। तो जब ये मैग्नेट नजदीक आ रहा था तो यहाँ पे साउथ पोल बना, और साउथ पोल बनने के लिए इसका क्लॉकवाइज होना इंपॉर्टेंट है। तो इसकी वजह से करंट आपका इस तरह से फ्लो करेगा। आपने बस ये ध्यान रखना कि ऊपर से अगर मैं ऐसे ऑब्जर्व करूं तो करंट ऐसे क्लॉकवाइज नजर आना चाहिए आपका, और जिस वजह से ये आपका बी टू ए जो है वो आपका यहाँ पे ऑटोमेटिकली आंसर बन जाता है। ठीक है, तो जब ये ऊपर था, जब ये आपका ऊपर था यहाँ पर, तब तो जब एंटर करता, जब वो एंटर करता तब तो इसका आंसर है बी टू ए। पहली बात खत्म हो गई। लेकिन जब वो लीव कर रहा था, अब जब लीव करेगा तो क्या होगा, यहां पे साउथ बनेगा। ठीक है, अब यहां पे साउथ बनना चाहिए और वहां पर क्या बनना चाहिए, आपका नॉर्थ पोल बनना चाहिए। तो इस वजह से करंट की पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। तो जब वो लीव करता है तो यहां पर आपका, क्योंकि क्लॉकवाइज होना चाहिए, तो अब यहां से ए टू बी करंट आपका फ्लो करेगा। तो ये बात प्लीज थोड़ा ध्यान से समझे। अब जब मैंने यहाँ क्लॉकवाइज बनाया तो करंट जो है, मैं इसको दूसरे कलर से शो कर देता हूँ। तो करंट आपका अब इस डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि अब आपका आपने यहां से इसको ऐसे देखना है। तो ये क्लॉकवाइज होना चाहिए। साउथ के लिए होता है क्लॉकवाइज करंट और नॉर्थ के लिए होता है एंटी क्लॉकवाइज करंट। ठीक है, बस ये इसका आंसर हो गया। तो जब वो एंटर कर रहा था तब तो उसका जो वैल्यू है वो है बी टू ए, और जब लीव कर रहा है तब वो ए टू बी आपने लेना है। So name the law which can be used to determine the direction of the induced current। मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, लेंस लॉ है आपका। ठीक है, दैट इज लेंस लॉ। इसकी वजह से होता है स्टेट वन वे टू इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल। स्टेट द डिक्रीज। पहली बात तो ऑफ कोर्स होता है कि आपके नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दीजिए। एक तो ये आपका नंबर ऑफ टर्न्स वो है, आप बढ़ा दीजिए। और दूसरा ये होता है कि जो फ्लक्स में चेंज आ रहा है वो जल्दी चेंज आए, मतलब फास्ट जो है वो मैग्नेट आपका, जैसे मैग्नेट को एकदम से नीचे जोर से थ्रो कर दो, जल्दी थ्रो करोगे तो जल्दी फ्लक्स में चेंज आएगा, तो ज्यादा आपका जो करंट है वो इंड्यूस करेगा इसके अंदर। ठीक है, तो वैसे तो कई लोग, मुझे पता कि आप क्या लिखोगे, ज्यादातर कोई नंबर ऑफ टर्न्स ही लिखेंगे। ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो ऑटोमेटिकली ज्यादा फ्लक्स हो जाएगा और ज्यादा जो करंट है वो इंड्यूस हो जाएगा इसमें। ठीक है, आई होप आपको ये वाले क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो फाइनली आज के लेक्चर के अंदर हमने
जो स्पेशल पेपर के जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने सब डिस्कस कर लिए, एंड आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा किस तरीके से इन क्वेश्चन के हमें आंसर्स देने हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, आपको यूजफुल लग रही है, तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।